तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने पीएचडीसी एग्जाम 2026 की शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में। हमारा एमसीक्यू बैच है जिसमें आज हमें वो शिक्षण अभिरुचि के वो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और क्लास को जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपके अंत में कितने सही होते हैं उसका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि समाज में वास्तविक मान सम्मान उसी शिक्षक को प्राप्त होता है जो छात्रों को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिलाने पर अधिक ध्यान देगा, या फिर विद्यार्थियों में अत्यधिक लोकप्रिय होता है, अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा से निर्वहन करता है, विशेष विषय का वो अत्यधिक विद्वान होता है। तो समाज में जो वास्तविक मान सम्मान है वो उसी शिक्षक को प्राप्त होता है जो क्या करेगा, अपने पद से जुड़े हुए जो कर्तव्य है उनको ईमानदारी एवं निष्ठा से क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है, यानी आपका जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो मुख्य रूप से किस पर अधिक बल देता है। पहला ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं को समाप्त करने पर, दूसरा है कि सीखने को सुनिश्चित करने हेतु निरंतर लिखित परीक्षाओं पर, तीसरा है अधिगम प्रक्रिया के अवलोकन अभिलेखन एवं सुधार पर, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं के समन्वय पर। तो सतत व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है, वो देता है आपके अधिगम प्रक्रिया के अवलोकन अभिलेखन और एवं सुधार पर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय निम्न में से किस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा हो तो उसके समय किस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को, शिक्षण से संबंधित अनुसंधानों को, विद्यार्थियों की आवश्यकता, उनकी रुचियां, उनकी क्षमताओं को, या फिर दोनों ही। तो पाठ्यक्रम जब भी निर्माण करते हैं उसके समय किस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वो है आपका एक तो शिक्षा के निर्धारित जो भी उद्देश्य हैं उनको, और विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो क्षमता है, उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक है वो सतत व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं माना जाता। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा घटक है वो सतत व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन है संचित अभिलेख यानी रिकॉर्ड, दूसरा है गृह कार्य, तीसरा है अभिभावक शिक्षक की बैठक, या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो सतत कौन सा घटक है वो सतत व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो वो आपका अभिभावक और शिक्षक की जो बैठक है वो है सतत व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं माना जाता। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कुछ समय अंतराल के पश्चात पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करना आवश्यक क्यों हो जाता है, यानी कुछ समय के अंतराल के पश्चात में पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करना क्यों आवश्यक हो जाता है। पहला ऑप्शन है क्योंकि विद्यार्थी एक ही पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, दूसरा है ज्ञान में होने वाली निरंतर वृद्धि के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का अद्यतन है वो आवश्यक होता है, या फिर प्रकाशकों की आय को कम करने के उद्देश्य से, या फिर अध्यापकों को निरंतर अध्ययनशील बनाए रखने हेतु। तो कुछ समय के अंतराल पश्चात है वो पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन करना क्यों आवश्यक हो जाता है, ये आपको बताना है। वो हो जाता है क्यों ज्ञान में होने वाली जो निरंतर वृद्धि है उसके अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शैक्षिक विकास के संदर्भ में मूल्यांकन से क्या आशय है। शैक्षिक विकास के संदर्भ में मूल्यांकन से क्या आशय है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रगति का केवल मापन करना, दूसरा कक्षा से संबंधित अभिलेखों की जांच करना, या फिर कार्य निष्पादन की प्रक्रिया का परीक्षण करना, या फिर ज्ञान समझ और क्षमताओं का समग्र आकलन करना। तो शैक्षिक विकास के संदर्भ में मूल्यांकन से क्या आशय होता है, मूल्यांकन से आशय होता है ज्ञान समझ और क्षमताओं का समग्र क्या करना, आकलन करना। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सातवां, शैक्षिक विकास की प्रक्रिया में मूल्यांकन यानी वही रिपीट क्वेश्चन है। तो आपको पता है विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक क्षमता का क्या करना, आकलन करना। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आपके अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण कौन सा है। जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें जो गिरावट है उसका प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ना, या फिर शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई त्रुटिपूर्ण नीतियां, या फिर कुछ शिक्षा अधिकारी की जो अधिकारी है उनकी अकुशलता, या फिर बी और सी दोनों ही। तो देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है, एक तो शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई त्रुटिपूर्ण नीतियां, दूसरा है कुछ शिक्षा अधिकारियों की क्या है, अकुशलता। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। यानी भारतीय समाज में जो नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास का जो मुख्य कारण है वो क्या है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न करना, समाज का है वो समय से पीछे रह जाना, या फिर भौतिकवादी सोच का प्रभाव बढ़ना, या फिर अवैज्ञानिक धारणाओं को अपनाना। तो भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है।
क्या है नैतिक मूल्यों के ह्रास का कारण? तो वो है आपका अध्यापकों द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न करना। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सतत व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सतत व्यापक मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है ये विद्यालय स्तर पर आधारित मूल्यांकन होता है। दूसरा, इसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। तीसरा, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन का समावेश नहीं किया जाता। या फिर इसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग किया होता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन के संबंध असत्य कथन है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन का समावेश नहीं किया जाता। ये बात क्या है? असत्य है, क्योंकि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन का समावेश होता है और यहाँ पर बोल दिया कि नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि किसी विद्यार्थी का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपके घर पर भेंट करना चाहता है, तो एक अध्यापक के रूप में आपका उचित व्यवहार क्या होगा? यदि किसी विद्यार्थी का अभिभावक है जो आपके लिए अपरिचित है, आपसे घर पर भेंट करना चाहता है, तो एक अध्यापक के रूप में आपका उचित व्यवहार क्या होगा? पहला ऑप्शन है उससे वो मिलने से मना कर दोगे, घर के प्रवेश द्वार पर ही उससे मिलने यहाँ पर बातचीत करना, या फिर उसे बैठक कक्ष में आमंत्रित करना, या फिर पहले माता पिता से अनुमति प्राप्त करना। यदि किसी विद्यार्थी का अभिभावक है जो आपके लिए तो अपरिचित है, तो आपके घर पर भेंट करना चाहता है, तो आप क्या करोगे? अध्यापक होने के नाते घर के प्रवेश द्वार पर ही उससे बातचीत क्या करोगे। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं किया जाता? विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में कौन सा पक्ष शामिल नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियां। दूसरा है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण। फिर विद्यार्थियों की अभिरुचियां, अभिवृत्तियां और मूल्य, या फिर बुद्धि लब्धि IQ मापन। तो विद्यार्थियों के जो व्यापक मूल्यांकन है उनमें कौन सा पक्ष शामिल नहीं किया जाता? वो है बुद्धि लब्धि IQ मापन। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अनुभव के आधार पर व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास, परिपक्वता, वृद्धि, या फिर अधिगम। अनुभव के आधार पर व्यवहार में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, उसको अधिगम कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति निम्न में से कौन सी थी? महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति निम्न में से कौन सी थी? बुनियादी शिक्षा, मॉन्टेसरी शिक्षा, स्थानीय शिक्षा, या फिर भारतीय शिक्षा। तो महात्मा गांधी द्वारा थी तो वो आपकी बुनियादी शिक्षा थी, तो आपको पता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम परिपक्वता ही है, या फिर अधिगम परिवर्तन लाता है। अधिगम के संबंध में कथन सही नहीं है, वो है आपका अधिगम परिपक्वता ही है। ये बात क्या है? गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जाता? सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा क्षेत्र है वो शामिल नहीं किया जाता? पारिवारिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, या फिर मनोशारीरिक क्षेत्र। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में पारिवारिक क्षेत्र है वो शामिल नहीं किया जाता। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है? संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कौन करता है? सांस्कृतिक समानता, अत्यधिक दृष्टिकोण, स्पष्टता, या फिर संक्षिप्तता। तो कौन सा संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है वो बताना है। तो वो करता है आपका अत्यधिक दृष्टिकोण। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विद्यार्थियों की सामूहिक उन्नति एवं विकास में कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक सहायक मानी जाती है? विद्यार्थियों की सामूहिक उन्नति एवं विकास में कौन सी नेतृत्व शैली है वो सर्वाधिक सहायक मानी जाती है? सत्तावादी, नौकरशाही, लोकतांत्रिक, या फिर लेन देनात्मक। कौन सी शैली नेतृत्व शैली सर्वाधिक सहायक मानी जाती है? वो है आपकी कौन सी? लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? यानी सृजनात्मकता का संबंध है वो मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है? अभिचारी चिंतन से है, अपचारी चिंतन से है, एल्गोरिदमिक चिंतन से है, या फिर क्रमबद्ध चिंतन से है? किससे है ये माना जाएगा? आपका वो होगा अपचारी चिंतन से है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सृजनशील व्यक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सृजनशील व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उनका ज्ञान क्षेत्र व्यापक होता है, वे स्वतंत्र निर्णय लेने में क्या होते? सक्षम होते हैं, उनके विचारों व कार्यों में लचीलापन होता है, या फिर वे प्राय है पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं रखते।
तो सृजनशील व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सृजनशील व्यक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। वो है वे प्राय पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं रखते। ये बात क्या है? गलत है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, एक प्रभावी नेता टीम में त्रुटि होने पर क्या करता है? एक प्रभावी नेता है, उसकी टीम में त्रुटि हो गई है तो वो क्या करता है? स्वयं जिम्मेदारी स्वीकारता है या फिर स्वीकार करता है या फिर पूरी टीम को दोषी ठहराता है या फिर बाहरी कारणों को जिम्मेदार मानता है या फिर त्रुटि को स्वीकार ही नहीं करता। एक प्रभावी नेता टीम में त्रुटि होने पर क्या करता है? वो क्या करेगा? स्वयं जिम्मेदारी स्वीकार करता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? कौन सी मूल्यांकन विधि है वो पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? इकाई परीक्षण, अवलोकन, सूची या फिर उपलब्धि परीक्षण। कौन सी मूल्यांकन विधि है वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार की वस्तु है, वो पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? कौन सी मूल्यांकन विधि? तो वो हो जाएगी आपकी अवलोकन। ठीक है, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक प्रभावी है? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक प्रभावी है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तकें पढ़ाना या फिर समूह गतिविधियों का आयोजन। ये आपको बताना है क्या हो जाएगा इसमें? तो समूह गतिविधियों का क्या होना चाहिए? आयोजन। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका किस प्रकार की मानी जाती है? आश्रित सर, स्वतंत्र सर, मध्यस्थ सर या फिर इनमें से कोई नहीं? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका किस प्रकार की मानी जाती है? तो विद्यार्थी की जो भूमिका होती है वो है आश्रित सर मानी जाती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण प्रक्रिया में किससे आश्रित सर कहा जाता है? शिक्षक को, विद्यार्थी को, पाठ्यक्रम को या फिर सहायक सामग्री को? तो ऑफकोर्स वो कौन सी होगा? विद्यार्थी ही आश्रित सर है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र कौन होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र कौन होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष या फिर खेल का मैदान? तो मुख्य केंद्र होता है वो होता है शिक्षार्थी। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर पुस्तक? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? वो होता है आपका शिक्षार्थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता आवश्यक नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता आवश्यक नहीं होती है? शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण या फिर प्रतिपादन? कौन सी है प्रक्रिया? वो हो जाएगी आपकी कौन सी? वो हो जाएगी अनुदेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन से हैं? पहला है उद्देश्य, शिक्षण एवं मूल्यांकन, दूसरा विद्यालय, समुदाय एवं सरकार, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन या फिर उद्देश्य, अधिगम, परिस्थितियां, अध्यापन एवं मूल्यांकन। बताइए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन से हैं? वो है आपके कौन से घटक है? वह है उद्देश्य, अधिगम, परिस्थितियां और अध्यापन, मूल्यांकन। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों आवश्यक माना जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों आवश्यक माना जाता है? पहला ऑप्शन है इससे वो शिक्षक को प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुसार शिक्षण करने का अवसर मिलता है या फिर ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्धारित किया गया है, सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं या फिर विद्यार्थी समूह में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों आवश्यक माना जाता है? क्योंकि इससे शिक्षक को प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुसार शिक्षण करने का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य घटक निम्न में से कौन से हैं? शिक्षार्थी शिक्षक अधिगम अनुभव या फिर शिक्षार्थी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया या फिर शिक्षार्थी शिक्षक अधिगम अनुभव, अधिगम परिस्थितियां या फिर शिक्षार्थी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया या फिर मूल्यांकन? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? वो हो जाएगा शिक्षार्थी शिक्षक अधिगम अनुभव, अधिगम और परिस्थितियां। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगा? अध्यापन शैली में, विषय वस्तु, भाषा या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर पर? किस पर निर्भर करेगा? वो करेगा आपके
विषय वस्तु पर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है, शिक्षण की होती है, छात्र की होती है, पाठ्यचर्या की होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका किसकी होती है, वो होती है आपकी छात्र की, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, छात्रों के अधिकांश अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, अधिगम हेतु समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति, विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। छात्रों के अधिकांश अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या उनसे कौन से हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, जय जय राजस्थान, जय हिंद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, प्यारा सा कमेंट कर देना और एक सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।